हैं? अब जाइए ढाका के विधायक जी का आवासीय परिसर देख के आइए। क्या उनके पिताजी शिक्षक थे? उनके पास इतना धन कहाँ से चला? भाजपा यहाँ है ही नहीं। लड़ाई तो आरजेडी और जन स्वराज के बीच दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई में ही नहीं है बिहार में, यहाँ। साथियों, आप सभी पत्रकार बंधुओं का जन स्वराज कार्यालय ढाका में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज जो विषय है, माननीय प्रशांत किशोर जी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के भ्रष्टाचारी नेताओं की पोल खोली है, आप सब जान रहे हैं। इसी विषय पर आज आपको हमारे ढाका के भावी प्रत्याशी, जन स्वराज के नेता, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एलवी प्रसाद जी प्रकाश डालेंगे, संबोधित करेंगे और फिर आपके मन में जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम लोग जवाब देकर संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर एलवी प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, लगातार विपक्ष की तरफ से विपक्ष पर आपकी पार्टियों का लगातार हमला है, लगातार पोल खोला जा रहा है, पोल खोल अभियान चल रहा है। क्या इसका असर विधानसभा पर पड़ने जा रहा है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज लोग का चेहरा एकदम से बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं, आप विगत कई सप्ताहों से आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर कैसे एक एक एनडीए के नेताओं की पोल खोल रहे हैं। आप विगत मंगल पांडे की कहानी देख ही रहे हैं, हाँ, जायसवाल जी की कहानी देख रही हैं, दोनों संजय जायसवाल, हाँ, और दिलीप जायसवाल की कहानी आप सुन ही रहे हैं, हाँ। तो डेफिनेटली हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, जो कि नाम बदलने का इनका एक समझिए कि स्पेशलाइजेशन है, एक विशेषज्ञ हैं, हाँ, विभिन्न नामों से नाम बदल करके अपने विद्यालय से उन्होंने पहली बार फेल भी कर गया। किस तरह से डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं और इस तरह के आपराधिक छवि वाले लोग हमारे राजनीतिक क्षेत्र में घुसे हुए हैं, तो कैसे बदलाव होगा हमारे बिहार का? डेफिनेटली सारे चेहरा बेनकाब हो चुके हैं, सबको एक एक करके सबकी पोली खोली जा रही है। सब लोग के अगेंस्ट जो भी न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई होगी, हमारे प्रशांत किशोर ने फिर से सारे फाइलें ओपन करवा करके एक एक डॉक्यूमेंट्स को अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो उपाध्यक्ष है वाईबी गिरी, जो अच्छे बिहार के जाने माने वकील हैं, उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं। अब एक एक करके सारे के चेहरे बेनकाब हो। प्रदर्शन क्या रहेगा? प्रदर्शन की भी बात की जा रही है कि कह रहे हैं जिस तरह उपचुनाव आपका हुआ था, उपचुनाव में आपने प्रदर्शन कुछ नहीं रहा, 0 पे आउट हो गए, तो क्या लगता है कि इस बिहार में कुछ करेंगे? यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाजपा बनाम महागठबंधन का चुनाव होगा बिहार में। नहीं, देखिए, 0 पे आउट होना वो कोई, हमारी वोट परसेंटेज को आप देखिए, कितना वोट परसेंटेज है वो मैटर करता है। और डेफिनेटली अभी तो हमारी रणनीति डिफरेंट है। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली हम कैसे एनडीए के चेहराओं को बेनकाब कर रहे हैं उसके ऊपर, तो कृपया सवाल आप लोग उसी के संदर्भ में आगे तो ज्यादा अच्छे। सर, संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर में सोशल मीडिया के माध्यम से जुबानी जंग चल रही है। संजय जायसवाल प्रशांत किशोर को नटवर लाल बता रहे हैं, आप कह रहे हैं पोल खोल रहे हैं प्रशांत किशोर। नहीं, ऐसी प्रशांत किशोर का चेहरा बहुत जल्द बेनकाब होगा। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। संजय जायसवाल ने भी, उनके पिता एक सज्जन व्यक्ति थे, अच्छे थे, हाँ, चिकित्सा के फील्ड में उनकी अच्छी नाम थी। लेकिन जहां तक संजय जायसवाल की बात है, इन्होंने भी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसपे प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न हो गया। उन्होंने जब राजद से लड़ाई लड़ी थी तो महज 5,000 वोट ही ला पाए। तो डेफिनेटली उन्होंने जो उनके अपने या कहें कि अपने सगे संबंधी के नाम पे जो पेट्रोल पंप चल रहा था, वहां से जो फ्लाईओवर का निर्माण होना था, इतने दिनों तक डिले हुई, उस पे भी सब पे प्रश्नवाचक निशान है। वहां पे जो नगर निगम का विकास के थ्रू जो पेट्रोल पंप उनका यूज होता था, जिसमें फर्जी पर्ची बनते थे, फर्जी पेट्रोल का ईंधन का जो नगर निगम के जो लोगों का जो बिल बनता था, ये सारे फर्जी तो काम स्पष्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, हम लोग भी इस दिशा में सारे डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ कर रहे हैं, सब पे उचित
अगर बिहार में अगर हमारी जन सुराज की व्यवस्था होगी तो कोई नहीं बचेगा, एक एक करके सारे को चेहरा बेनकाब कर हाँ, संजय ठाकुर जी संभावित चौधरी ने कहा है, प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया है, कहा है कि कुणाल किशोर पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है, कुणाल किशोर के पैर के कण के बराबर नहीं है प्रशांत किशोर। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात, शांभवी चौधरी या संजय जायसवाल, इन लोगों की कितनी औकात है राजनीति में, ये सारा बिहार जानता है, हम लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर की क्या औकात है, ये उनके आका नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर पर इस तरह की फब्तियां करना, इस तरह की टीका टिप्पणी करना उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो सही नहीं है, उचित नहीं है। रही बात कुणाल किशोर जी और उनके परिवार पर कहीं से आरोप नहीं लगाया गया। आपने प्रशांत किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, कहीं से उन पर आरोप नहीं है। ये बात सही है कि जब से शांभवी चौधरी की शादी तय हुई, इंगेजमेंट हुआ, उसके बाद से रुपयों का ट्रांजैक्शन उनके ट्रस्ट में, जिसकी संरक्षिका, जिसके अध्यक्ष कुणाल किशोर जी की पत्नी है या सायन कुणाल की माता जी हैं, उसमें अचानक ट्रांजैक्शन बढ़ गया है और 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां अर्जित करी गई हैं अशोक चौधरी के माध्यम से। आप ये बताएं, 2 साल में 200 करोड़ रुपया कहां से आ गया अशोक चौधरी जी को? ये भारत सरकार और उसकी ईडी, उसका सीबीआई आज कहां है? क्यों मौन साधे हुआ है? क्यों नहीं अशोक चौधरी पर छापेमारी हो रही है? क्यों नहीं सम्राट चौधरी पर छापेमारी हो रही है? क्यों नहीं दिलीप जायसवाल पर छापेमारी हो रही है? क्यों नहीं संजय जायसवाल को घेरा जा रहा है? ये ईडी केवल प्रतिपक्ष का मुंह बंद करने के लिए है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपने रिमोट पर ईडी को चलाते हैं। जितने देश में प्रतिपक्षी नेता हैं उनकी आलोचना करना, उनके घर में रेड करना इनकी फितरत है, लेकिन जब उनके लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इस पर उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारा सवाल प्रधानमंत्री जी से है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से है कि बिहार के इन भ्रष्टतम मंत्रियों के विरुद्ध वो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? आपको लगता है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? अगर नहीं की जाएगी तो ये मान लिया जाएगा जो नरेंद्र मोदी जी जो बार बार ऐलान कर रहे हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, ये झूठ है, ये मिथ्या है। चूंकि और नीतीश कुमार जो ये बार बार ढिढोरा पीटते रहे हैं जो मैं सुशासन बाबू हूँ, ईमानदार हूँ, न खाता हूँ न खाने देता हूँ, तो उनके पजरा में बैठा हुआ उनका सेकेंड मैन 200 करोड़ रुपया कहाँ से ले आया? नंबर 1। नंबर 2, सम्राट चौधरी, आपको अभी डॉक्टर साहब ने बताया जो सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। आपने सारा डॉक्यूमेंट देखा है। जो आदमी मैट्रिक पास नहीं कर पाया, वह आदमी डिलीट की उपाधि ले लिया कैलिफोर्निया से या कहाँ से। तो ऐसे में ये जांच का विषय है। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये एक मेडिकल कॉलेज को हथिया लिए हुए हैं। अभी तक सरकार क्यों चुप है? नीतीश बाबू की सुशासन वाली सरकार ने अभी तक जांच क्यों नहीं कराई? आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आरोप पर सरकार ने खंडन क्यों नहीं किया? नंबर 3 कि दिलीप जायसवाल पर राकेश साहू नामक एक कानून नौजवान की पीट कर हत्या करने का आरोप है। उसको कैसे मैनेज किया गया, कैसे एसपी साहब के पत्नी को एमएस कराया गया उनके कॉलेज से, कैसे उस आईओ दरोगा को सिक्योरिटी ऑफिसर बना करके प्रलोभन देकर रखा गया, और इस तरह से इसमें आईपीएस और दरोगा भी शामिल है उस केस को खत्म करने में। हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि इसकी गहनता से जांच की जाए इन बिंदुओं पर, और जांच जब कराई गई तो पुलिस वाले फिर मैनेज हो गए। तब वाईबी गिरी जो हमारे माननीय नेता हैं और हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में नए सिरे से इस केस को किया है और उस पर बहस चल रही है, डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। जैसे ही उम्मीद है कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इमीडिएट इस पर कार्रवाई करेंगे और इस केस को रीओपन किया जाएगा, इन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। ढाका से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ। 78,000 समथिंग वोटरों को घुसपैठिया कहा गया। पहले एक लेटर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इनका प्रमाण पत्र फर्जी है, नकली। दूसरा एक लेटर भाजपा प्रदेश के बड़े नेता के द्वारा
डायरेक्ट चुनाव आयोग को भेजा गया और कहा गया कि ये लोग घुसपैठिया हैं, उस पर जनसुराज की क्या प्रतिक्रिया होगी? ढाका विधानसभा क्षेत्र में एक भी मतदाता घुसपैठिया नहीं है, विदेशी नहीं है। और SIR के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने की राजनीति करती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा की कड़ी भर्त्सना करते हैं और जनसुराज ढाका के आवाम के साथ खड़ा है। परिवार लाभ कार्ड आपका चल रहा है, बना रहे हैं आप लोग, सरकार आपकी बनती है तो 20,000 मंथली एक एक परिवार को आप लोग देंगे। विपक्ष आपके प्रशांत किशोर को कॉर्पोरेट के लोग बता रहे हैं कि 20 रुपए प्रशांत किशोर के खाते में उस कार्ड का और 20 रुपया प्रेस को जा रहा है। नहीं आपको ऐसा कहा किसने है? कोई कहा है तो उसका बयान हमको दिखलाइए। आप लोग मनगढ़ंत बातें न करिए। अगर किसी नेता ने इस तरह का आरोप लगाया है तो उसका बयान दिखलाइए। MIM के लोग कह रहे हैं। MIM क्या कहेगा? MIM के लोग कह देने से आप मान गए? 20,000 रुपया लाभ देने का हमारी कार्ड की योजना स्पष्ट है कि हम कम से कम, हमारी सरकार बनती है तो कम से कम बेरोजगारों को 12,000 की आमदनी की व्यवस्था करेंगे। वृद्ध लोगों को, विकलांग को और विधवा को हम 2,000 रुपया पेंशन देंगे। हम महिलाओं को 4% न्यूनतम ब्याज पर 5 लाख और उससे अधिक तक की राशि भी देंगे, उनके आत्मनिर्भर होने के लिए, उनके व्यवसाय करने के लिए, उनको कारोबार करने के लिए। हम बच्चों को, जो अभी शिक्षा की व्यवस्था है वो एकदम धराशायी हो चुकी है, चौपट व्यवस्था है। हम नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के शैक्षणिक संस्थान प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक वर्ष एक की संख्या में खोलेंगे और 5 साल तक अगर हमारी सरकार रही, उस लायक जनता ने हमको मौका दिया, तो 5 वर्ष में 5 नेतरहाट से उच्च स्तरीय विद्यालय एक प्रखंड में खोलेंगे ताकि सभी बच्चों का आच्छादन हो सके, सभी बच्चे उसमें पढ़ सके, गरीब अमीर सबके। सर इतना पैसा एक मिनट 3 क्वेश्चन का पहले जवाब दे दिया। तो चौथी बात यह है कि किसानों को बड़ी परेशानी होती है कैश क्रॉप की खेती करने में, मजदूर ज़्यादा लगते हैं। मनरेगा का पैसा बिहार से 40% ही एक वित्तीय वर्ष में खर्च हो रहा है, 60% पैसा लौट के भारत सरकार को चला जाता है। इसलिए हमारी सरकार जब बनेगी तो हम मनरेगा के से खेती को जोड़ेंगे और मजदूरों का भुगतान सरकार करेगी, मनरेगा से होगा, और किसान को मजदूर पर व्यय शून्य कर दिया जाएगा ताकि वो आलू, गोभी, भिंडी, सब्जी, करेला, जिस तरह के सब्जी की खेती, कोई और भी खेती के कई संसाधन है, मत्स्य पालन है, बहुत सारी चीज़ें हैं खेती से संबंधित, उसमें उनको मदद मिलेगी। ये हमारी योजना है। यही चीज़ हम उस कार्ड में गारंटी के रूप पर कह करके दे रहे हैं कि ये पारिवारिक लाभ कार्ड आप बनवाएं, आप जनसुराज को वोट दें, और आपको जब हमारी व्यवस्था आएगी, हमारी सरकार जनता की सरकार बनेगी, तो आपके लिए ये सुविधाएं हमारे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये आपकी जो घोषणाएं हैं सरकार बनने के बाद, हाँ, लेकिन जो है नीतीश कुमार ने कई सारी घोषणाएं कर दी है सरकार में रहते हुए, जैसे पेंशन को बढ़ा दिया गया। सुनिए, सब मालूम है, नीतीश कुमार ने 20 साल से, नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से 400 रुपया पेंशन गरीब को मिल रहा था। न लालू यादव के 15 वर्ष के सरकार में 400 को 450 किया गया, और न नीतीश कुमार ने 20 साल में 450 किया। आज जब जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूमकर चिल्लाने लगे हैं, लोगों को बताने लगे हैं कि 400 से किसी वृद्ध का गरज नहीं चलने वाला है, जब ये आवाज़ आवाम तक पहुंची है, तो इस जन दबाव में आदरणीय प्रशांत किशोर जी की हुंकार पर नीतीश कुमार चुनाव के आयन वक्त इस तरह की घोषणा लॉलीपॉप के रूप में दे रहे हैं। तो 400 से 1100 उन्होंने किया है। हमारी घोषणा स्पष्ट है, जब हमारी सरकार अगर बनेगी, जनता की सरकार बनेगी, तो हम 2000 देंगे, इसमें कोई सुबह नहीं है। हमारी घोषणा के बाद ही 1100 किए हैं। इसी तरह से CID ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भारत सरकार के ये रिपोर्टिंग कर रखी है बिहार सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, अमित शाह जी को भी, कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन
तथा राजद और महागठबंधन दोनों से लोग त्रस्त हैं। इन दोनों से लोग मुक्ति चाहते हैं। जन सुराज का प्रभाव जनता के बीच तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इनको रोकने के लिए घोषणाएं आवश्यक हैं। इसीलिए बिजली की घोषणा, पेंशन बढ़ाने की घोषणा, आंगनबाड़ी केंद्रों को वेतन बढ़ाने की घोषणा, और जितनी भी घोषणाएं आनन फानन में हो रही है। 10 दिन बाद आचार संहिता लगना है और इसलिए जनता को बरगलाने के लिए, इनके पास वोट नहीं है, ये जनता को बरगलाने के लिए इस तरह घोषणा कर रहे हैं। घोषणाओं के बाद जनता पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं है, जनता समझ चुकी है। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि ये लुटेरे लोग आपका धन लूटा है, आपसे भ्रष्टाचार किया है, सरकार के खजाने को लूटा है। इसलिए अगर ये कुछ बांट रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं, तो आप उसको ले लीजिए, लेकिन वोट अपना बच्चा का चेहरा देकर दीजिए। एक सवाल, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को न रणनीति करने आता है न बोलने आता है, जैसे संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर कह रहे हैं। तो संजय जायसवाल तो कुख्यात पेट्रोल चोर हैं, कमीशन चोर भी हैं। उनको उनके पेट्रोल चोरी की तो प्रमाणिक दस्तावेज आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने सामने रख दिया है। नगर निगम ने 5 बार प्रस्ताव पारित करके उनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल न खरीदने का आदेश जारी कर चुका है। बावजूद इसके कर्मचारियों के मिलीभगत और सरकारी दबाव पर, चूंकि संजय जायसवाल जी सरकार के सांसद हैं, सरकारी दल के सांसद हैं बिहार सरकार में, सरकार के दबाव पर नगर निगम उनका पेट्रोल पंप से पैसा मजबूरी में पेट्रोल और डीजल ले रहा है और करोड़ों का भुगतान उसको जा रहा है फर्जी बिल के आधार पर। यह बात प्रमाणित है, सरकार में दम है। नीतीश कुमार अगर ईमानदार हैं, सुशासन बाबू हैं, तो इमीडिएट जांच क्यों नहीं कराते? अभी तक छापेमारी क्यों नहीं हुई? क्यों पेट्रोल पंप को चेक नहीं किया जा रहा है? और वो पेट्रोल पंप, एक और नई जानकारी मैं दे दूं, वो पेट्रोल पंप नगर निगम के जमीन पर बनी हुई है। जिस समय डॉक्टर मदन जायसवाल जी नगर पालिका बेतिया के चेयरमैन थे, उस समय वो जमीन एन केन प्रकारेण सरकारी जमीन को अपने नाम बंदोबस्त कराया और उस पर पेट्रोल पंप खुला है। तो ये भी जांच का विषय है। जिस तरह से एनडीए के नेताओं का लगातार आप लोग पोल खोल रहे हैं, क्या पूर्वी चंपारण में उस तरह के कोई विधायक या सांसद हैं आप लोगों की नजर है? अब जाइए ढाका के विधायक जी का आवासीय परिसर देख के आइए। क्या उनके पिताजी शिक्षक थे? उनके पास इतना धन कहाँ से चला आया जो इतनी बड़ी इमारत बना ली, इतना बड़ा कैंपस बना लिया? और इतना ही नहीं, 500 रुपया और 1 साड़ी प्रत्येक घर में बांटने की योजना उनके बांटे जा रहे हैं। वो खुद खड़ा होकर बांट रहे हैं। हम लोगों के पास वीडियो है, रिपोर्ट है। तो जो विधायक अगर ईमानदारी से काम किया है, तो फिर 1 साड़ी लोगों को वोट के लिए बांटने की क्या आवश्यकता है? अगर वो ईमानदार हैं तो 500 रुपया उस साड़ी में रख के क्यों बांट रहे हैं? लगातार मीडिया में कह रहे हैं कि हम पिछले 20 वर्षों से करते आ रहे हैं, जब से जिला परिषद का हमने चुनाव लड़ा तब से बांट रहे हैं। कहाँ से लाते हैं उधन? आय व्यय का कुछ स्रोत है उनके पास? तो नहीं बताइए, आप लोग पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमारे कैंडिडेट तो एकदम बेदाग छवि के हैं, निश्चल हैं, ईमानदार हैं और जनता की सेवा सही मायने में तो यह कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बीमार होकर के यहाँ जिंदगी और मौत से जूझने आता है, तो उस बच्चे को जीवन दान देने का काम हमारे नेता कर रहे हैं, डॉक्टर एलवी प्रसाद जी। इनके जैसा स्वच्छ छवि किसी की, दोनों उम्मीदवारों की बात मैं करता हूं। ढाका की बात जब आप करते हैं तो चाहे फैसल रहमान हो, चाहे पवन जायसवाल जी हो, अगर डॉक्टर एलवी प्रसाद की छवि के अनुकूल हैं तो आप बात करिए, अगर नहीं है तो आप तय करिए ढाका के लोग कि इंसाफ पसंद और न्यायप्रिय, शांतिप्रिय व्यक्ति डॉक्टर एलवी प्रसाद के साथ जन समर्थन जिस तेजी से खड़ा हो रहा है, जिस तरह से बदलाव यात्रा में लोगों का प्यार, मोहब्बत, अखलाक मिल रहा है, उससे ये प्रमाणित है कि ढाका में हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। कोई भी कैंडिडेट डॉक्टर एलवी प्रसाद और जन सुराज से लड़ रहा है ढाका में, दूसरे में किसी में दम नहीं है जो डॉक्टर साहब का जवाब दे सके। ढाका के लिए क्या मास्टर प्लानिंग किया है, क्या करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता ढाका के लिए, पहली प्राथमिकता ढाका के सांप्रदायिक सौहार्द को सशक्तता प्रदान करना जन सुराज की पहली प्राथमिकता है और रहेगी। चूंकि जन सुराज महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। जन सुराज के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर मधुलिमय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी,
के विचारधाराओं का संगम है जनसुराज। इसलिए हम सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव ढाका में बनाए रखें, इसके लिए पहला प्रयास होगा। और ढाका का चतुर्दिक विकास हो, ढाका के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, ढाका में कॉलेज, स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों का की बेहतरी हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और हम इंसानियत से इंसानियत का संबंध बनाने की कोशिश हमारी है और वो रहेगी। अगर सांप्रदायिकता से लड़ना है तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से लड़ने के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कोई विचारधारा हिंदुस्तान की सरजमीन में नहीं है। इसलिए इन सांप्रदायिक ताकतों को और जातिवादी ताकतों को, दोनों के खिलाफ हम हैं, दोनों के मुखालिफ हैं। और जनसुराज पार्टी महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी के साथ है। एक आखिरी सवाल करेंगे संजय जी, एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम, वो कह रहे हैं कि एक तरफ ये लोग गांधी का चेहरा आगे करते हैं, दूसरी तरफ शराब की बात कर रहे हैं। शराब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग शराबबंदी तो फर्जी कानून है। आपको लगता है कि हमारे जगह पे शराबबंदी कानून सही से इम्प्लीमेंट है? नहीं है, ये तो एक फर्जी कानून है। और फर्जी कानून को हटा करके उसको एक सिस्टमेटिक वे में रेगुलाइज करना है, क्योंकि हमारा एक बड़ा राजस्व की क्षति हो रही है और उस राजस्व को हम उन दिशा में डाइवर्ट करना चाहते हैं जो हमारी मूलभूत समस्या है, शिक्षा। तो शिक्षा, जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब हम एक एक प्रखंड में, ढाका में और घोड़ासान में एक अच्छे स्कूल की बात कर रहे हैं, बड़े कैपेसिटी के स्कूल, नेताहार टाइप या नवोदय विद्यालय टाइप की स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हम फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं ना। फर्जी कानून को हटा करके एक रेगुलेटेड वे में उसको काम किया जाएगा और जो भी हमारा राजस्व में जो वृद्धि हो रही है उसको हम अच्छे काम में लगाएंगे, एजुकेशन में लगाएंगे, सेल्फ सेक्टर में लगाएंगे। तो ये तो फर्जी कानून हटाने का तो होना ही चाहिए। संजय जी, जिस तरह से आपके नेता प्रशांत किशोर लगातार भ्रष्ट नेताओं की पोल खोल रहे हैं, तो उसमें अगला कड़ी, अगला नंबर यहाँ के वर्तमान विधायक का हो सकता है। जिस तरह आपने बताया कि उनके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया, इतना बड़ा कैंपस कहाँ से उन्होंने बनाया। देखिए, 100 से अधिक भाजपा और जदयू के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों की सूची हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास उपलब्ध है, जिन्होंने बिहार को लूटने में अपनी भूमिका निभाई है। तो ये सूची पारा पारी आपके नॉलेज में आती रहेगी और आप समय से देखते रहेंगे। अभी ये 4 जो अपने को बड़का तिस्मार खां समझ रहे थे, भाजपा का मुखौटा थे, चेहरा थे, उनका चाल चरित्र और चेहरा आपके सामने उजागर है। और न खाएंगे न खाने देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री के सोच को भी आप समझ गए। तो इसलिए भ्रष्टाचार, आपको इतना समझिए, जो लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में जो आतंक और भ्रष्टाचार था, उससे 4 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के राज में हुआ है। आपने कई इंजीनियरों का नाम सुना है, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के घर से 61 करोड़ रुपया बरामद हुआ, सब कोई जान रहे हैं। पिछले साल बरसात में 18 बड़े बड़े पुल गंगा में और दूसरे नदियों में समाहित हो गए। ये पुल निर्माण विभाग का प्रबंधक कौन था? नीतीश कुमार का चहेता, जो अभी उनके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, IAS अफसर, जिसने 800 करोड़ रुपये का दाल घोटाला उड़ीसा में किया और उसका एक अभियुक्त है। तो ऐसे ऐसे घोटालेबाज नीतीश बाबू के आंगन में बैठकर अब भ्रष्टाचार की योजना बना रहे हैं, बिहार को लूट रहे हैं। सुशासन बाबू को नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर किसका होगा? लोग अगला नंबर आपको जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्पष्ट करेंगे। संजय जी, एक आखिरी सवाल हम कर लेते हैं। जैसे कि आपके पार्टी का कहना है कि न प्री प्लान न पोस्ट प्लान किसी से हमारी गठबंधन नहीं होगी। हाँ, विधायक आपके जीतते हैं तो किनके साथ काम करेंगे? हमारा विधायक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा। हम जितने सीट जीतेंगे, अगर हम सरकार नहीं बना पाए तो हम विरोधी दल की भूमिका में रहेंगे, अपने आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे। चूंकि ये दोनों चोर मौसी भाई है। आपने आज तक एक भी बयान अगर तेजस्वी यादव ने दिलीप जायसवाल के घोटाले पर दिया हो तो मुझे बताइए। अगर एक भी मंगल पांडे के खिलाफ तेजस्वी यादव का बयान आया हो तो बताइए। चूंकि यह भी स्वास्थ्य मंत्री था, ये भी लूटा है, ये भी घोटाला किया है। इनका फाइल मंगल पांडे जान रहा है, अब मंगल पांडे का फाइल ही जान रहे हैं। अंदर खाने से मिले हुए हैं क्या? एकदम मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजद का गठजोड़ पुराना है साहब।
17 महीनों का संज्ञा दे रहे हैं, 17 महीनों का कार्य। नहीं सुनिए, पहले इनका गठजोड़वा समझ लीजिए। भाजपा और राजद दोनों चोर मौसियों भाई है, अब दोनों का गठजोड़ है। ये भाजपा के खिलाफ एग्रेसिव नहीं हो सकते, बिहार के नेताओं के खिलाफ तेजस्वी यादव बयान नहीं दे सकते, एग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव को डर है कि ईडी वाला आके हमारा कॉलर पकड़ लेगा। तो वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमित शाह से पैक हैं कि खाली हम पॉलिटिकल भाषण करेंगे, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगे। तो मंगल पांडे के खिलाफ अगर कोई आरोप हो तेजस्वी यादव का तो बताइए, दिलीप जायसवाल के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ कुछ बोले हो तो बताइए। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये जनता को बेहुदा बनाते हैं। खासकर हमारे मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बनाने का काम राजद शुरू से कर रहा है, आज भी कर रहा है। और लोग बेवकूफ़ बनने के तैयार अगर होंगे तो बिहार की तकदीर नहीं बदलेगी। इन दिनों सामाजिक न्याय की भी यात्रा चल रही है, सामाजिक न्याय पर खुलकर बोल बिहार रहे के हैं। मुसलमानों को, बिहार के जो मतदाता बुड़बक बना न रहा है। बुड़बक इसलिए बनाया है कि आप बतलाइए, जो राबड़ी देवी जी प्रतिपक्ष के विधान परिषद के नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव जी विधायक दल के नेता बिहार विधानसभा में हैं। अगर एमवाई समीकरण है तो तेजस्वी यादव जी राबड़ी देवी के जगह पर किसी मुस्लिम एमएलसी को क्यों नहीं विधायक दल का नेता बनवाया विधान परिषद में? अगर ये आपके हितैषी रहे हैं, मुसलमान भाइयों के हितैषी रहे हैं, तो मदरसा के शिक्षकों का जीवन स्तर क्यों नहीं, मुदर्रिस भाइयों का सुधरा क्यों नहीं, मदरसों को बेहतर तकनीक से लैस किया गया क्यों नहीं, उनके बच्चों को और उनके पढ़ने के इदारों को सशक्तता प्रदान की गई? तो आपको मालूम है, ये 2023 में जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने सर्वे कराया है बिहार का, जातीय सर्वे, उसमें मात्र 4% मुसलमान समाज का लोग ही 12वीं की परीक्षा 78 वर्षों की आज़ादी में पास कर पाया है। क्या कर रहा था बिहार का नेता? क्या इसके जिम्मेदार इंडिया गठबंधन के लोग ही? एकदम इंडिया गठबंधन, ज़्यादा सरकार उसी की रही है। 40 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही बिहार में, 15 बरस तक कांग्रेस और लालू यादव के तालमेल से, वामपंथियों के तालमेल से सरकार चली। तो आखिर पढ़ाई पर क्यों नहीं व्यवस्था की गई? कहाँ से 3% दलित परिवार के लोग मात्र 78 वर्षों में 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं? ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, आप गूगल पे सर्च करके सर्च कर ले। नहीं, यह जो विधानसभा में अभी जातीय सर्वे का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर में, उसका रिकॉर्ड है कि 4% मुसलमान 12वीं परीक्षा पास कर पाए हैं, 3% दलित समाज के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं, 5% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं। 78 वर्षों की आज़ादी में यही परिणाम है। सर कंक्लूड इसी सवाल पर कीजिएगा कि जो यहाँ के आपके नेता हैं मोहन जायसवाल, वो कहीं एलवी प्रसाद को लड़ाई में नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं जाते हैं, तो लड़ाई में बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। देखिए, मुगालते में वो जी रहे हैं, चूँकि विधायक हैं, भाजपा के प्रत्याशी संभावित हैं, इसलिए उनको अपना अहम पकड़े हुआ है, घमंड धर लिया है जो वही सबसे बड़े नेता हैं। जनता इस बार सबक सिखा रही है, लड़ाई में वो कहीं नहीं है। जन सुराज के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ाई में नहीं है। जनता जन सुराज के साथ खड़ी हो गई है, जनता डॉक्टर एलवी प्रसाद जी के साथ खड़ी हो गई है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों बिरादरी के लोगों का समर्थन, अधिकांश समर्थन हमारे नेता आदरणीय एलवी प्रसाद जी के साथ है। सब समाज का वोट इनके साथ है, सब समाज के समर्थक इनके साथ हैं। लड़ाई में भाजपा यहाँ है ही नहीं, लड़ाई तो आरजेडी और जन सुराज के बीच दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई में ही नहीं है बिहार में, यहाँ ढाका में, इसलिए वो मुगालते में जीना छोड़ दें।